नमस्कार दोस्तों, जीतेश के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करने वाला हूं जो आपके स्क्रीनिंग से संबंधित है। स्क्रीनिंग में वैसे जो भी आपका सिलेबस है, जो कोर्स करिकुलम है, उस पर तो लगभग सारी चीज़ें डल चुकी हैं, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें ऐसे जैसे वो वर्तनी परीक्षण, वाक्य त्रुटि और लोकोक्ति मुहावरे जैसे कुछ टॉपिक हैं जिन पर हमारी चर्चा नहीं हुई है। वस्तुतः ये ऐसे टॉपिक हैं कि जो आपका वर्तनी परीक्षण होता है वो शब्द रचना पर डिपेंड करता है। शब्द रचना के अंतर्गत हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इन 4 टॉपिक को आधारगत करते हुए ही शब्दों की रचना होती है और उसी से शुद्ध या अशुद्ध वर्तनी का निर्धारण किया जाता है। तो वस्तुतः यह अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद भी जो वर्तनी है उसमें गलतियां होती हैं, बच्चों से भी होती हैं, कई बार टीचर्स भी इस तरह की गलतियां कर देते हैं, अशुद्ध वर्तनी लिखते हैं। तो एक तो हम लोग चर्चा करेंगे वर्तनी की शुद्धता, अशुद्धता पर, अशुद्धता के क्या क्या पॉसिबल कारण होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ उदाहरणों पर उन्हें हम देखेंगे कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है और क्यों है। दूसरी चीज़ ये बनती है, इसमें दूसरी चीज़ जो हम लोग वाक्य त्रुटि पर चर्चा करने वाले हैं। तो वाक्य त्रुटि में भी हम जैसे पूरा का पूरा जो हम व्याकरण पढ़ते हैं उस सब का कहीं ना कहीं वाक्य त्रुटि से सहसंबंध होता है। वाक्य त्रुटि में हम देखते हैं कि वाक्यों में संज्ञा संबंधी त्रुटियां भी होती हैं, सर्वनाम संबंधी त्रुटियां भी होती हैं, विशेषण क्रिया संबंधी त्रुटियां भी होती हैं, क्रिया विशेषण संबंधी त्रुटियां भी होती हैं, लिंग वचन काल कारक संबंधी त्रुटियां भी होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना ही हमें शुद्ध वाक्य तक ले जाता है, या इसके द्वारा ही हम वाक्य के शुद्ध या अशुद्ध होने का निर्धारण कर पाते हैं। तीसरा टॉपिक जो हमारा लोकोक्ति और मुहावरे है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग वर्तनी शुद्धि पर चर्चा कर लेते हैं। वर्तनी शुद्धि में हमें मुख्य रूप से शब्द रचना यानी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये 4 चीजें हमें ठीक से पता हो तो हम शब्द की जो वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी का निर्धारण बड़ी सरलता पूर्वक कर लेते हैं। क्योंकि मुख्य रूप से शब्दों के निर्माण में यदि हम मूल शब्दों को छोड़ दें, रूढ़ शब्द जो होते हैं उन्हें यदि हम छोड़ दें, तो जो भी व्युत्पन्न शब्द होते हैं उनकी जो रचना होती है इन्हीं 4 में से किसी न किसी विधि के द्वारा होती है, चाहे वो संधि से बने हों, चाहे वो समास से बने हों, चाहे उपसर्ग प्रत्यय जोड़ने के उपरांत बने हों। तो यदि हमें इनके नियम पता होते हैं तो हम बड़े आसानी से, बहुत ही सरलता पूर्वक शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का निर्धारण कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे शब्दों की सूची मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जिससे ये हम देखेंगे कि वहाँ जो अशुद्धि है वर्तनी में वो किस प्रकार की है और हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही शब्दों पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। अब जैसे कुछ शब्द, एक सूची आपके समक्ष दिखाई दे रही है जिसमें मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। पहला शब्द जो है इसमें उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द का जो स्पेलिंग है, इसकी जो वर्तनी है वो प्रायः पूछी जाती है। अगर हमें ये पता है कि ये संबंध जो है, ये शब्द जो है उत और ज्वल के संयोग से बना हुआ है। व्यंजन संधि का एक नियम है कि त के बाद या द के बाद यदि ज आता है तो त या द जो है वो ज में परिणत होता है। तो यानी ये शब्द जो है, त जो है वो ज में परिणत होगा, ये शब्द बनेगा उज्ज्वल। अब यहाँ पर जो भ्रम होता है बच्चों को वो इस तरह का होता है कि यहाँ पर बच्चे एक ज आधा और एक ज पूरा लिखते हैं। जैसा कि इसमें जितने भी वर्तनी की सूची इसमें है वो सारे शब्द अशुद्ध हैं
उनका शुद्धिकरण करेंगे, हम देखेंगे जहां भी आवश्यक होगा संधि समास के नियमों की व्याख्या के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उज्ज्वल जो शब्द है, इस शब्द का निर्माण जो है वो संधि से हो रहा है, उत धन ज्वल। अब यहाँ त में हलंत लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये आधे ज में परिणत होगा, और संधि का दूसरा भाग जो है, अग्रभाग जो है वो ज्वल शब्द है जिसमें आधा ज है। तो इसलिए उज्ज्वल जो शब्द होता है इसमें दोनों ज आधे होते हैं। यदि आपने इसमें पूरा ज का इस्तेमाल किया तो आपकी वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। ये साफ दिख रहा है हमें संधि से। दूसरा शब्द जो है वो प्रज्वलित, इसमें प्र आधा ज फिर पूरा ज लिखा हुआ है, ये वर्तनी भी अशुद्ध है क्योंकि ये शब्द उपसर्ग जुड़ने से बना हुआ है। प्र उपसर्ग जो है वो ज्वलित शब्द में जुड़ा हुआ है। तो ज्वलित शब्द में प्र उपसर्ग जुड़ा तो यहाँ पर पूरा ज एक कहाँ से आएगा? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो गलत है, यानी प्रज्वलित की शुद्ध वर्तनी जो है वो ऐसे होगी। तो यहाँ पर हमने देखा पहला शब्द संधि से, ये उपसर्ग से बना हुआ है, और यदि हमें उपसर्ग और मूल शब्द की जानकारी है तो वर्तनी हमारी गलत कतई नहीं हो सकती। तीसरे शब्द की बात करें, तीसरा शब्द इसमें है यथेष्ट। यथेष्ट शब्द जो है ये शब्द ये भी संधि से बना हुआ है, यथा इष्ट। संधि के नियमों का इसमें अनुपालन तो ठीक हुआ है, लेकिन यहाँ शब्द प्रयोग जो है वो गलत है। शब्द इष्ट होता है न कि इष्ट होता है, अर्थात यहाँ ठ का प्रयोग जो है वो गलत है। इस शब्द की शुद्ध वर्तनी जो होगी वो होगी यथेष्ट। इसी तरह से अगला शब्द जो है वो है मूर्धन्य। मूर्धन्य शब्द पर आप देखेंगे यहाँ पर दध संयुक्त से ये शब्द लिखा हुआ है जो कि अशुद्ध है, क्योंकि मूर्धन्य शब्द जो बनता है वो मूर्धा शब्द से बनता है। तो मूर्धा शब्द में दध संयुक्त नहीं है, सिर्फ ध है, इसलिए इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? इसकी शुद्ध वर्तनी जो होगी वो होगी मूर्धन्य। इसी प्रकार अगला शब्द जो है वो है ज्योत्सना। अब इसमें ज्योत्सना में तो आधा है और स पूरा लिखा गया है जो कि अशुद्ध है। इसका शुद्धिकरण हम इस प्रकार से करेंगे, ज्योत्सना, स भी क्या होता है? आधा होता है, तो भी आधा होता है और स भी आधा होता है। ज्योतिषे स्नात, ज्योतिस्नात शब्द है, तो शब्द की सही संरचना अगर हमें पता है तो इसको भी हम सही कर सकते हैं। अगला शब्द जो है वो है संन्यासी, जिसमें आप देख रहे हैं वर्तनी में स नय संयुक्त आकार स में बड़ी ई की मात्रा डाली गई है। ये शब्द जो है ये संधि से बनता है और इस शब्द की रचना होती है सम धन न्यासी। व्यंजन संधि का नियम है कि म के बाद कोई भी वर्ण आता है तो म या तो आगे आने वाले के पंचमाक्षर में परिणत हो जाता है या अनुस्वार में बदल जाता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ म है तो ये म किसी न किसी रूप में बदलेगा, पंचमाक्षर या अनुस्वार में। तो चूंकि यहाँ ऑलरेडी पंचमाक्षर है इसके आगे, तो इसलिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा? संन्यासी। यहाँ इस शब्द में स के ऊपर अनुस्वार होगा, फिर न्यासी शब्द उसमें जोड़ के लिख देंगे। यहाँ जो म है वो किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल गया। तो यदि संधि का नियम हमने पढ़ा है, हमें ध्यान है, तो ये शब्द भी आप सही करेंगे, अन्यथा इस तरह की गलतियां हो जाएंगी। अगला शब्द जो है वो है निर्दोषी। निर्दोषी ऑलरेडी इसमें निह उपसर्ग लगा हुआ है, तो निह उपसर्ग लग जाने से इसमें प्रत्यय की आवश्यकता ही नहीं होती। जो इसके अंत में ई प्रत्यय लगाया गया है वो गलत है। ये शब्द शुद्ध रूप में क्या होगा? निर्दोष। ठीक उसी पैटर्न का शब्द है निरोगी। निह उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये संधि का नियम है कि जब ऐसा हो निह धन रोग, तो इसमें दो परिवर्तन होते हैं, एक तो विसर्ग का लोप होता है और दूसरा मात्रा का दीर्घीकरण हो जाता है। तो इसका शुद्ध रूप जो होगा वो होगा निरोग। इसमें भी चूंकि उपसर्ग लगा है इसलिए इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग जो है वो असंगत है, इसमें हमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा स्पेलिंग जो है, हमारी वर्तनी जो है वो गलत हो जाएगी। ऐसे ही कुछ और चर्चित शब्दों पर हम, अगला शब्द है अनाधिकार। अनाधिकार लिखा हुआ है, ये शब्द भी गलत है।
अनाधिकार शब्द भी गलत है, क्योंकि शब्द की संरचना पर आप ध्यान दें तो अन उपसर्ग और अधिकार मूल शब्द है। अन उपसर्ग है और अधिकार जो है वो मूल शब्द है। तो अन न में हलंत लगा हुआ है, ये स्वर आकर के उसको पूरा कर देगा और ये शब्द होगा अनधिकार। शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? अनधिकार। यदि आपने अनाधिकार लिखा तो यह शब्द गलत हुआ। इस शब्द का शुद्ध रूप होगा, इस शब्द का शुद्ध रूप हुआ अनधिकार। इसी तरह से अगला शब्द जो है वो दुरावस्था लिखा हुआ है, जो कि अशुद्ध है। इस शब्द की संरचना दुह धन अवस्था, संधि से विसर्ग संधि का शब्द है ये। दुह धन अवस्था, विसर्ग जो है वो र में बदलेगा, आगे अ वर्ण है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आ की जो मात्रा लगी हुई है वो असंगत है, वो गलत है। ये शब्द भी क्या होगा? दुर्वस्था। दुरवस्था, आ की मात्रा यहां भी असंगत है। नेक्स्ट वर्ड है उल्टा। इसका प्रयोग, इसकी वर्तनी हम गलत इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम अक्सर इसका उच्चारण ही गलत करते हैं, हम उल्टा बोलते हैं, जबकि उच्चारण होना चाहिए उलटा। आप देख सकते हैं ये शब्द उलट शब्द से निर्मित है, उलट शब्द से बना हुआ है, आ प्रत्यय लगा हुआ है। तो यदि आधे ल का प्रयोग यहां हुआ तो शब्द जो है ये गलत है, इसलिए इसका शुद्ध उच्चारण या इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? उलटा। अगला शब्द है अभयारण्य। अक्सर आपने देखा होगा किताबों वगैरह में भी आधा भ लिखा होता है, जो सर्वथा गलत है। इस शब्द की संरचना पर यदि आप जाएं तो ये शब्द जो है वो दीर्घ संधि से बना हुआ है, अभय धन अरण्य। इसमें क्या है? अ मिलके आ की मात्रा बन रही है, तो भ आधा कैसे हो सकता है? इसलिए इसका शुद्ध रूप होगा अभयारण्य, मतलब भ पूरा होगा। यदि भ आधा है तो वर्तनी गलत है। अगला शब्द जो है वो अंताक्षरी लिखा हुआ है, जो अशुद्ध वर्तनी है। इस शब्द, ये भी संधि से बना हुआ है, अंत्य धन अक्षरी। यहां भी दीर्घ संधि है, अ मिलके आ है, और ये शब्द जो बनेगा इसका शुद्ध रूप जो होगा वो होगा अंत्याक्षरी। अगला शब्द जो है वो संवहन, ये भी संधि से बना हुआ शब्द है। इस शब्द की संरचना कुछ इस प्रकार हुई है, समधन वहन। म के बाद कोई वर्ण आता है तो म या तो पंचमाक्षर में बदलता है आगे आने वाले के, या फिर अनुस्वार में बदल जाता है। लेकिन उन वर्णों के साथ, उस वर्ग के वर्णों के साथ जिसमें पंचमाक्षर होता ही नहीं, उसमें म सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार में ही बदलता है। अर्थात यदि आधे म का यहाँ प्रयोग हुआ है संवहन शब्द में तो वो सर्वथा गलत है। ये शब्द सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार से लिखा जाएगा। और यही शब्द नहीं, ऐसे सारे शब्द जिसमें म के बाद आने वाला जो वर्ण है वो पंचमाक्षर वाले वर्गों का नहीं है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाना है। पंचमाक्षर का प्रयोग आप उसी में कर सकते हैं जो क से लेकर प वर्ग तक के यदि वर्ण हो, क्योंकि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो स्पर्शी वर्ण हैं उन्हीं में पंचमाक्षर होते हैं, तो इसलिए ऐसा लिखना भी गलत होता है। अगला शब्द जो है कैलाश, अक्सर गलत लोग लिखते हैं। यहाँ पर बस एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ जो स है वो तालव्य न होकर के दंत्य स हो जाएगा। कैलाश में दंत्य स होता है इसका शुद्ध उच्चारण। दंपति शब्द वर्तनी आपने देखी होगी, अक्सर लोग इसे छोटी ई से लिखते हैं, जो सर्वथा गलत है। इसमें ई की मात्रा जो है वो बड़ी होगी, दंपति होता है तो इसमें ई की मात्रा हमेशा क्या होगी? बड़ी होती है। ऐसे ही कुछ शब्दों पर और नजर डालते हैं हम लोग। कुछ एक शब्द और है यहाँ पर, जैसे रिद्धि शब्द है। रिद्धि सिद्धि शब्द बड़ा प्रचलित शब्द है, री स्वर से लिखा जाता है। रिद्धि में री स्वर का प्रयोग करेंगे। अगर हमने र व्यंजन का प्रयोग करके उसमें ए की मात्रा लगाई है तो ये शब्द गलत है। ठीक उसी प्रकार ऋतिक या ऋतिक शब्द जो लिखा रहता है ये गलत है। इस शब्द की संरचना पर ध्यान दें। ऋतुधन इक, यण संधि होगी तो आधा हो जाएगा, उ व में बदल जाएगा और उसमें छोटी मात्रा लग जाएगी, यानी शब्द जो बनेगा वो बनेगा ऋत्विक।
तो इसमें शुद्ध शब्द क्या हुआ? ऋत्विक, आधा त। इसी तरह से अगला शब्द जो है वो अंतरराष्ट्रीय है। अंतरराष्ट्रीय शब्द की संरचना पर यदि आप ध्यान दें तो यह भी संधि से बना हुआ शब्द है। अंतरराष्ट्रीय, अंतः धन राष्ट्रीय, अंतः धन राष्ट्रीय। विसर्ग संधि का विसर्ग जब भी मात्रा में बदलेगा तो अपने आगे वाले वर्ण पे जाएगा, और यहां विसर्ग जो है वो र में बदलेगा, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अर की जो मात्रा होगी, रेफ की जो मात्रा होगी वो र के ऊपर होगी। प्रायः बच्चे इसको पीछे ले लेते हैं, जो गलत होता है। और इस पैटर्न के जितने भी शब्द आए, चाहे वो अंतर प्रांतीय हो, अंतरदेशीय हो, अंतर्मन हो, कोई भी शब्द हो इस पैटर्न पे जहां अंत इस तरह का उपसर्ग है, तो र जो है वो अगले वर्ण पे जाएगा, विसर्ग जो है वो र में बदलेगा और अगले वर्ण के ऊपर रेफ की मात्रा के रूप में परिणत होगा। तो इसका शुद्ध रूप, अगला शब्द जो है वो अंतर संबंध, सर्वथा गलत शब्द है। यह भी विसर्ग संधि का है, अंतः धन संबंध। अब अंतः धन संबंध की बात करें तो विसर्ग संधि में हमने नियम पढ़ा हुआ है कि विसर्ग के बाद यदि कोई भी स आता है तो संधि के बाद विसर्ग जो है या तो ज्यों का त्यों रख सकते हैं, या फिर यदि बदलेगा तो आगे आने वाले स में बदलेगा। अतः इसका शुद्ध रूप जो होगा वो होगा अंतस संबंध, मतलब इसमें स संयुक्त हो जाएगा, विसर्ग जो है वो आधे स में परिणत हो जाएगा, आधे स में बदल जाएगा। ठीक है, फिर अगला शब्द जो हमने लिया है इसमें रखा है वो है नौजवान। अक्सर लोग नौजवान, नौनिहाल ऐसे लिख देते हैं, नौनिहाल ऐसे लिख देते हैं, जो सर्वथा गलत है। नौ जो है ये संख्या सूचक है, ये संख्या है, तो नौजवान का मतलब संख्या, नौ की संख्या में जवान कहना कितना गलत है। तो जाहिर सी बात है यहां पर हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? नव जवान, या नवनिहाल है तो नव निहाल। अगर यहां नौ का प्रयोग करते हैं तो गलत है। अब चूंकि बोलचाल में हमारी जो भाषा में है, हमें नौनिहाल, नौजवान कहने की जो आदत पड़ी हुई है, इस वजह से इस तरह की गलतियां होती हैं। तो ऐसे दोनों शब्दों में ये ध्यान रखेंगे कि इसमें नव का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है पैतृक। पैतृक की शुद्ध वर्तनी जो है वो ऐसे होगी, तौ में री की मात्रा लगेगी। अगला शब्द जो है वो पूज्यनीय है, जो कि गलत है। पूज्यनीय कोई शब्द नहीं होता, या तो पूज्य या फिर पूजनीय। तो ये इस शब्द का दो शुद्ध रूप हो सकता है, एक तो खाली पूज्य होगा तो भी शुद्ध होगा, और यदि इसको पूजनीय लिखें, पूजनीय, तो भी ये शब्द जो है वो शुद्ध होगा। लेकिन पूज्यनीय शब्द जो है वो सर्वथा गलत है, तो ये पूजनीय अथवा पूज्य शब्द होता है। इसी प्रकार के कुछ और शब्दों पे विचार करें। केंद्रीयकरण, अगला शब्द मैंने यहां लिया है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण नहीं होता, बल्कि ये होता है केंद्रीकरण। इसका शुद्ध रूप जो है वो केंद्रीकरण। स्वावलंबन, ये भी अशुद्ध है। इस शब्द का शुद्ध रूप जो होता है स्वावलंबन। शब्द की रचना पर अगर ध्यान देंगे तो स्वधन अवलंबन, स्वधन अवलंबन, स्वावलंबन, दीर्घ संधि। ऐसे कालिदास लिखने में बहुत लोग गलती करते हैं। कालिदास में छोटी ई की मात्रा होती है, ल में कालिदास। वाल्मीकि लिखने में भी प्रायः गलती होती है, यहां अशुद्ध वर्तनी लिखी गई है। वाल्मीकि का शुद्ध रूप म के साथ बड़ी ई और क के साथ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। ऐसे स्रोत शब्द जो है अक्सर लोग गलत करते हैं, दंत स में र जोड़ते हैं, दंत स और र संयुक्ताक्षर होता है और तब ये बनता है स्रोत। वस्तुतः श्रोता श्रुति ऐसा लिखना है तो इस स्र का प्रयोग करते हैं, इसमें जो है तालव्य श का संयोग होता है, और स्रोत शब्द जो लिखते हैं वो दंत स से लिखा जाता है। तो इसका शुद्ध रूप ऐसा होगा। श्रृंगार, श्रृंगार शब्द जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। इसका शुद्ध रूप जो होता है वो होता है इस प्रकार। इसमें र संयुक्त नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी जब इसमें
कोई भी ऐसा शब्द लिखना है, जब स्र में री की मात्रा जोड़नी है तो र का संयुक्ताक्षर हट जाता है। बाकी अन्य मात्राओं के साथ र का संयुक्ताक्षर बना रहता है, लेकिन जब इसमें री की मात्रा जुड़ती है तो र का संयुक्ताक्षर हट जाता है। जैसे श्रृंगार लिखना है तो इसमें री जुड़ रहा है स्वर के रूप में, इसलिए यहां र संयुक्ताक्षर जो है वो गलत है, नहीं रहेगा। अगला शब्द है अंतर्धान। अंतर्धान अपने आप में सही शब्द है। अंतर्धान ऐसे ही लिखा जाता है, कई बार इसे लोग अंतर्ध्यान लिख देते हैं। अगला शब्द है ग्रहित। अब इसमें चूंकि इत प्रत्यय लग गया है, इसलिए यहां पर ये मात्रा जो है ये बदल के गृहित हो जाता है। यहां भी रे की मात्रा लगेगी। अगला शब्द जो है वो द्वंद है। द्वंद नहीं होता बल्कि द्वंद्व होता है, अर्थात इसमें जो दोनों द हैं उसके साथ व संयुक्त होता है। इसका शुद्ध रूप जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, दोनों द में व संयुक्त रहेगा। अगला शब्द जो है मिष्ठान, अपने आप में बिल्कुल ही गलत शब्द है। ये आप देख सकते हैं, ये शब्द जो है ये मिष्टान्न होता है, दीर्घ संधि से बना हुआ शब्द है। मिष्ट धन अन्न मिष्टान्न होता है। अगला शब्द दुख। दुख जब भी लिखेंगे तो दुह धन ख से ये शब्द बनता है, तो दोनों के बीच में विसर्ग की उपस्थिति बनी रहेगी, क्योंकि विसर्ग के बाद क ख प फ आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है, तो इसलिए दुख में विसर्ग की उपस्थिति बीच में बनी रहेगी। आध्यात्मिक शब्द जो है यहाँ पर गलत संरचना है। जब किसी भी शब्द के आरंभ में अ की मात्रा हो, यानी शब्द अ से शुरू हो रहा हो और उसमें इक अ इस तरह के प्रत्यय जुड़ते हैं, तो अ की जो मात्रा है वो आ में बदल जाती है। तो इसमें अध्यात्म के साथ इक प्रत्यय जुड़ रहा है, यानी ये शब्द जो है यहाँ अ जो है वो आ में परिणत हो जाएगा और इसका शुद्ध रूप होगा आध्यात्मिक। ये शब्द क्या होगा? आध्यात्मिक। इसी प्रकार अनाधिकृत शब्द है, इसकी रचना पर अगर ध्यान दें तो अन धन अधिकृत। अब यहां जो स्वर है वो नौ को आकर के पूरा कर देगा, आ की मात्रा यहां अनावश्यक है। इस शब्द का शुद्ध रूप होगा अनधिकृत। यहां पर आ का प्रयोग करना सर्वथा गलत है, शुद्ध रूप क्या होगा? अनधिकृत। ऐसे ही अगला शब्द जो है वो आरसीवाद लिखा गया है, जो कि गलत है। यहां पर जो रेफ है वो व के ऊपर आएगा। आशीर्वाद, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि जहां पर विसर्ग होता है, जब संधि होती है तो उसके अगले वर्ण पर चला जाएगा। आसिह धनवाद, आसिह वाद के संयोग से ये शब्द बन रहा है, तो ये विसर्ग जो है आगे जाएगा, व के ऊपर अर की मात्रा के रूप में बदल जाएगा। ऐसे ही ऐतिहासिक शब्द जो है वो गलत है। ये भी प्रत्यय लगने के अनुसार कई शब्द जो बदलते हैं। ऐतिहासिक शब्द जैसे इतिहास, धन इक, इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ने से ये शब्द बनता है। तो शब्द के आरंभ में अगर छोटी या बड़ी ई हो और उसमें ये प्रत्यय जुड़े तो ई की मात्रा जो है वो ए में बदल जाती है। तो इतिहास जो होगा ये क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। जैसे नीति शब्द है, इक प्रत्यय जोड़ते हैं नैतिक, उसी तरह से इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ेंगे ऐतिहासिक, मतलब यहां ए न होकर के ए होना चाहिए। नेक्स्ट अगला शब्द जो है वो है मध्याह्न। मध्याह्न शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है, ह के साथ न का संयोग रहेगा, या फिर ह में हलंत लगाते हुए न को आगे पूरा लिख सकते हैं। यदि न का प्रयोग ह से पहले किया गया तो शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार अगला शब्द जो है वो सशंकित। सशंकित शब्द नहीं होता, बल्कि शब्द शुद्ध रूप जो होता है वो होता है सशंक। सशंकित न होकर के शब्द क्या होता है? शशंक। अगला शब्द जो है वो स्रोत लिखा हुआ है, जो कि गलत है, ये होता है स्रोत। दंत स के साथ र संयुक्त होता है, स्रोत लिखते हैं इसको। अगला शब्द जो है वो लिखा है सहस्त्र, जो कि शुद्ध रूप होता है सहस्त्र का सहस्त्र, ये शुद्ध रूप हुआ।
अगला शब्द जो है वो सानिध्य है। सानिध्य का शुद्ध रूप जो होता है उसमें न संयुक्त होता है। इस तरह से लिखा जाता है, एक आधा न फिर एक पूरा न। अगर इसमें एक ही न का प्रयोग हुआ है तो ये शब्द गलत है। तो शुद्ध रूप ऐसा होता है सानिध्य शब्द का। इसके बाद अगला शब्द जो है वो है प्राणी मात्र। अगला शब्द जो लिखा गया है वो ऐसे लिखा गया है प्राणी मात्र, जो कि क्या है, अशुद्ध है। ये शब्द जो बना है व्यंजन संधि से बना है। शब्द की रचना कुछ इस प्रकार हुई है, प्राणिन धन मात्र। अब इसमें होता क्या है, न अंत में होता है, तो संधि होने के बाद क्या होता है कि ये अंत्य व्यंजन यानी न हट जाता है और उससे पहले की मात्रा जो होती है उसका दीर्घीकरण हो जाता है। अर्थात इस शब्द का शुद्ध रूप जो होगा वो प्राणी मात्र, मतलब यहां बड़ी मात्रा लगेगी और न का लोप हो जाएगा। तो यदि व्यंजन संधि हमने पढ़ा है तो ऐसे शब्द भी हमसे गलत नहीं हो सकते, चाहे प्राणी मात्र हो, चाहे प्राणी विज्ञान हो, चाहे स्वामी भक्त हो, चाहे ये शब्द जो है युवावस्था हो। इस तरह के बहुत सारे शब्द इसी नियम पर बनते हैं कि अंत्य व्यंजन जो है वो हट जाता है संधि होने के बाद, और उससे ठीक पहले की मात्रा जो होती है उसका दीर्घीकरण हो जाता है, वो बड़ी मात्रा में बदल जाती है। अगला शब्द जो लिखा गया है वो है महत्व। महत्व, अब ऐसे शब्दों में ये गलत वर्तनी है। ऐसे शब्दों में हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि वे सारे शब्द जिनके अंत में त होता है, जैसे महत, वृहत, इस तरह के जो भी शब्द हैं, इनमें अगर त्व या तम प्रत्यय के रूप में जुड़ता है तो यहां पर त संयुक्त होता है। त हमें 2 बार लिखना पड़ता है, डबल लिखना पड़ता है। अंत में त नहीं होता है तो त एक बार ही लिखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि महत्व शब्द जो बना है, महत में त्व प्रत्यय के योग से बना है, तो इसलिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ऐसा होगा। मतलब यहां त संयुक्त करके लिखेंगे। अगला शब्द जो लिखा गया है वो है लघुत्तम। ये उच्चारण की गलती की वजह से इस शब्द को लोग गलत लिखते हैं। जैसे सेम इसी नियम पे है, बिल्कुल यही चीज है। लघुत्तम ऐसे लिखना गलत है, क्योंकि ये शब्द देखिए लघु में तम प्रत्यय के रूप में जुड़ रहा है तो लघुतम बन रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ त एक ही है, तो इसको यदि डबल 2 त लिखते हैं तो ये आपका गलत हो जाता है। तो इस तरह से हमने वर्तनी शुद्धि, वर्तनी त्रुटि को देखा कि किस तरह से वर्तनी की त्रुटियां होती हैं सामान्यतः। इसमें मैंने वे लगभग शब्द रखे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप शब्द की संरचना को जानते हैं तो आपसे वर्तनी कभी गलत नहीं होगी। यदि शब्द संरचना को आपने तरीके से नहीं पढ़ा है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय आदि को आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, तो फिर उस संदर्भ में आपके प्रश्न जो हैं वो अक्सर गलत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करें, शब्दों पर ध्यान दें, तो उससे आपका ये वर्तनी जो है ये समस्या हल हो सकती है और इससे आप बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ चर्चा करेंगे वाक्य त्रुटियों पर। वाक्य त्रुटि की जहां तक बात है तो वाक्यगत त्रुटि के लिए, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वाक्यगत त्रुटियों को चिन्हित करने के लिए हमें व्याकरणिक नियमों का पता होना चाहिए, हमें शब्द भेद अच्छी तरह से पता होने चाहिए, क्योंकि वाक्यगत जो अशुद्धियां होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। ये अपने आप में कोई एक टॉपिक नहीं है, बल्कि आपके पूरे व्याकरणिक व्यवस्था का सार होता है। हमें हर चीज पर ध्यान देना होता है इसमें, क्योंकि वाक्यगत जो त्रुटियां होती हैं वो संज्ञा संबंधी अशुद्धि भी हो सकती है, सर्वनाम संबंधी त्रुटि भी हो सकती है, विशेषण संबंधी त्रुटि भी हो सकती है, क्रिया संबंधी त्रुटि भी हो सकती है, लिंग काल वचन संबंधी त्रुटियां भी हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें पूरी व्याकरणिक व्यवस्था पर ध्यान देना होता है, तभी जाकर के हम वाक्यगत त्रुटियों को पहचान पाते हैं।
तो एक एक चीज को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से ये गलतियां होती किस प्रकार की हैं, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग संज्ञा संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान देते हैं। जहां संज्ञा संबंधी अशुद्धियां होती हैं वहां पर हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। संज्ञा संबंधी अशुद्धियों में अक्सर हम देखते हैं कि संज्ञा और क्रिया का जो संबंध होता है उसमें कहीं ना कहीं एरर होता है, वो नियमानुकूल या व्याकरण सम्मत नहीं होता है, इसलिए वाक्य गलत होता है। इसमें मुख्य रूप से किस किस तरह की गलतियां होती हैं, किस संज्ञा के साथ क्रिया के किस रूप का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये संगत होना चाहिए, अन्यथा वाक्य जो है वो गलत हो जाता है। जैसे कार्य के संदर्भ में उसके द्वारा कार्य संपादित हुआ, अगर लिखा है कि उसके द्वारा कार्य प्रतिपादित हुआ तो ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्य का संपादन होता है, कार्य के साथ जो क्रिया का संयोग बन रहा है वो सुटेबिलिटी जो बन रही है वो संपादन। तो जहां भी कार्य की बात की गई है तो कार्य का ध्यान रखेंगे, कार्य का संपादन होता है, कार्य का प्रतिपादन या निष्पादन नहीं होता। दूसरा, विषय या सिद्धांत या नियम, इनका प्रतिपादन होता है, इनका संपादन नहीं होता है। तो विषय सिद्धांत या नियम के संदर्भ में यदि लिखा गया है कि संपादित हुआ तो ऐसा वाक्य गलत होता है, इसके साथ प्रतिपादित हुआ क्रिया शुद्ध रहेगी। समस्या की बात होती है तो समस्या का निराकरण होता है, समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या के साथ आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया ऐसा कहना गलत है, आपने मेरी समस्या का निराकरण किया। तो समस्या का हमेशा निराकरण होता है, समाधान नहीं होता है। ठीक उसी तरह से शंका जो है, शंका का समाधान होता है, उसका निराकरण नहीं होता। जैसे आपकी बात से मेरी सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान हो गया, निराकरण नहीं। तो अगर इसके साथ निराकरण का प्रयोग करते हैं तो गलत है। अपने पर आत्मविश्वास, ऐसा यदि कहते हैं तो ये गलत। अपने पर आत्मविश्वास नहीं, अपना नहीं, सिर्फ स्वयं पर आत्मविश्वास, अपने पर कहेंगे तो गलत होगा। धन्यवाद दिया नहीं जाता, सामान्यतः हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ जो क्रिया प्रयुक्त होती है वो होती है करना। धन्यवाद हमेशा किया जाता है, धन्यवाद दिया नहीं जाता। जैसे मैं कहूं कि रविवार को अवकाश रहेगा तो ये शुद्ध है। यदि हम कहें कि रविवार के दिन अवकाश रहेगा तो ऐसा कहना सर्वथा गलत हो जाता है। रविवार के दिन अवकाश नहीं होता बल्कि रविवार को अवकाश रहेगा, तो के दिन का प्रयोग करना यहाँ पर गलत है। तो इस तरह से संज्ञा की अशुद्धियां जो हैं वो अक्सर आती हैं, पूछी जाती हैं। इसके बाद सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों पर अगर हम ध्यान दें तो सर्वनाम में कई बार आपने देखा होगा कि मेरे को, तेरे को जैसे सर्वनाम का प्रयोग होता है जो सर्वथा गलत है। मेरे को, तेरे को या तुम्हारे को इस तरह के रूप का प्रयोग नहीं करना चाहिए सर्वनाम के, ऐसा करना गलत है। एक जैसे हम कहें कि उसने कहा कि वह 4 भाई है, उसने कहा कि वह 4 भाई है, ऐसा कहना गलत होता है। यहाँ पर सर्वनाम के रूप में वह का प्रयोग न करके हम का प्रयोग होगा, क्योंकि बहुवचन रूप आ जाएगा, 4 भाई हैं, हम 4 भाई हैं। तो अगर ऐसा वाक्य है कि उसने कहा कि वह 4 भाई है तो ऐसा कहना गलत है। उसे ऐसा कहना चाहिए, सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। तो इस तरह से सर्वनाम में आमतौर पे जो है बोलचाल के कारण अशुद्धियां आ जाती हैं। तुम्हारे को, तेरे को, मेरे को, इस तरह का प्रयोग जो हम करते हैं ये सर्वथा गलत है। तीसरा, विशेषण संबंधी व अशुद्धियां। हमें विशेषण का प्रयोग किस विशेष्य के साथ किस विशेषण का प्रयोग करना चाहिए, किसके साथ कौन सा विशेषण संगत है, इसका ध्यान यदि रखें तो विशेषण संबंधी अशुद्धियां नहीं होती।
जैसे अगर मैं कहूं कि वह दिन भर कड़ा परिश्रम करता है, तो ऐसा कहना सर्वथा गलत है। यहां पर विशेषण के कड़ा रूप का प्रयोग न होकर के क्या होगा, कड़े परिश्रम करता है, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। अगर वाक्य दिया हो कि कल शिक्षा उपमंत्री का दौरा है, तो ऐसा कहना सर्वथा गलत है, क्योंकि यहाँ जो उपसर्ग है इसका प्रयोग शिक्षा से पहले होगा, और हम ऐसा कहें कि कल उप शिक्षा मंत्री का दौरा है, तो ऐसा कहना सही है। लेकिन शिक्षा उपमंत्री कहें तो ऐसा कहना सर्वथा गलत होता है। तीसरा सेंटेंस हमने लिया है कि आज भी ताजमहल वैसा का वैसा है। यह अपने आप में गलत है। आज भी ताजमहल वैसे का वैसा है। तो इस तरह से विशेषण संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे विशेषण संबंधी अशुद्धियां जो होती हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां जो होती हैं, ये बड़ी सरलता से पकड़ में आ जाती हैं। ज्यादातर क्रिया संबंधी अशुद्धियों में दिक्कत आती है, या फिर वचन संबंधी अशुद्धियों में भी कई बार दिक्कतें आ जाती हैं बच्चों को। क्रिया संबंधी कुछ अशुद्धियों को देखें। जैसे दौरा आता है, दौरा आता है ऐसा कहना गलत है। दौरे पड़ते हैं, दौरे आते नहीं हैं, दौरे पड़ते हैं। तो दौरा के साथ यदि कोई वाक्य है और आना शब्द आया है तो गलत है। दूसरा, प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछना गलत क्रिया का प्रयोग है, क्योंकि प्रश्न का अर्थ ही होता है पूछना। तो प्रश्न के साथ यदि पूछना क्रिया का प्रयोग करते हैं तो यह गलत होता है। प्रश्न हमेशा किया जाता है, पूछा नहीं जाता। दान, दान के साथ देना अगर क्रिया का प्रयोग हुआ है तो वो सर्वथा गलत है, क्योंकि दान का अर्थ ही होता है देना। तो इसलिए दान कभी दिया नहीं जाता है, दान किया जाता है। तो इसके साथ करना क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक इसी तरह से युद्ध के साथ लड़ना क्रिया का प्रयोग असंगत है। युद्ध लड़ा नहीं जाता, युद्ध किया जाता है। संकल्प लेना, संकल्प के साथ लेना जो क्रिया है वो गलत है। संकल्प करना होता है, संकल्प किया जाता है, न कि संकल्प लिया जाता है। तो संकल्प शब्द के साथ यदि लेना क्रिया का प्रयोग हुआ है तो ये असंगत है। संकल्प के साथ हमेशा करना क्रिया का प्रयोग होता है। शिक्षा, शिक्षा के साथ लेना क्रिया का प्रयोग असंगत है। शिक्षा ली नहीं जाती है, शिक्षा प्राप्त की जाती है। स्मरण, दिलाना, स्मरण के साथ दिलाना शब्द का प्रयोग गलत होता है, स्मरण कराना होता है। तो दिलाना क्रिया का प्रयोग अगर हुआ है स्मरण के साथ तो वो गलत है, स्मरण कराना। तकलीफ, तकलीफ भोगना, तकलीफ के साथ भोगना क्रिया का प्रयोग गलत है। तकलीफ उठाना या तकलीफ सहना क्रिया का प्रयोग उचित होता है। वैसे ही मतदान, मतदान है तो मतदान देना नहीं होता है, मतदान के साथ करना क्रिया का प्रयोग किया जाता है, मतदान किया जाता है। ठीक उसी तरह से है भाषण, भाषण दिया नहीं जाता है, भाषण किया जाता है। तो इस तरह से क्रिया संबंधी अशुद्धियों पर यदि हम ध्यान रखें कि किसके लिए कौन सी क्रिया संगत है, किस क्रिया रूप का प्रयोग करना चाहिए, तो इस तरह की अशुद्धियों को हम आसानी से पकड़ सकते हैं। इन त्रुटियों को सरलतापूर्वक हम हल कर सकते हैं। इसके बाद वचन संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं। वचन संबंधी अशुद्धियों में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वचन संबंधी अशुद्धियों को ध्यान रखने के लिए हमारे हिंदी शब्द संपदा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सर्वथा या नित्य बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अक्सर उन्हीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसे प्राण, नित्य बहुवचन शब्द है, उसका प्राण निकल गया नहीं, उसके प्राण निकल गए। तो यहाँ एक वचन में इसका प्रयोग होगा तो ये गलत होगा। इसमें जितने भी शब्द की सूची मैंने यहाँ रखी है ये नित्य बहुवचन शब्द है। प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, होंठ, बाल, होश, अधिकार सूचक शब्द, आदर सूचक संज्ञा या सर्वनाम, ये सभी के सभी जो होते हैं ये नित्य बहुवचन होते हैं। इसलिए इनके साथ क्रिया के बहुवचन रूप का प्रयोग हमेशा किया जाता है। जैसे उसके प्राण निकल गया है तो गलत है, निकल गए।
आंसू उसके उसके आंसू निकल उसका आंसू निकल रहा था, नहीं, उसके आंसू निकल रहे थे या बह रहे थे। दर्शन, आपका दर्शन हो गया, नहीं, आपके दर्शन हो गए। हस्ताक्षर, आपका हस्ताक्षर नहीं, आपके हस्ताक्षर। ठीक उसी तरह से आपका होंठ नहीं, आपके होंठ। आपका बाल नहीं, आपके बाल। उसका होश उड़ गया, नहीं, उसके होश उड़ गए। इसके साथ साथ अधिकार सूचक भाव में भी हम प्रायः बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जो अधिकार सूचक, जैसे हम ऐसा नहीं होने देंगे या हम ऐसा करेंगे, इस तरह के वाक्यों में प्रायः बहुवचन का प्रयोग करते हैं हम का। यदि मैं का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य गलत हो जाता है। ठीक इसी तरह से जो आदर सूचक संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, ये सर्वथा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप आ गया, नहीं, आप आ गए, या आप क्या कर रहे हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। वैसे ही आदर सूचक जो संज्ञाएं हैं, उनके लिए भी बहुवचन क्रियारूप का प्रयोग किया जाता है। पिताजी आ गया, नहीं, पिताजी आ गए। तो जो भी आदर सूचक, यही नहीं, ये एक दो शब्द मैंने उदाहरण के लिए बताया, आदर सूचक संज्ञा या सर्वनाम जो भी होते हैं, इनके साथ बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सारे शब्द जो हैं ये नित्य बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। तो ये इन्हीं चीजों से मुख्य रूप से वाक्यगत जो त्रुटियां होती हैं वो पकड़ में आती हैं, और हम शुद्ध वाक्य का चयन करते हैं कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। निष्कर्षतः आपने देख लिया होगा कि चाहे वो वर्तनी हो, चाहे वाक्य शुद्धि हो, वर्तनी शुद्धि के लिए आपको शब्द रचना का ज्ञान होना आवश्यक है, और वाक्य शुद्धि